हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने की जो थ्योरी है फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी, उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी या मॉडल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। हम सबको पता है कि जो पर्टिकुलर सेल है, उस सेल के चारों तरफ की जो कवरिंग है, चारों तरफ एक डेलीगेट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये एक तरीके से बाउंड्री बनाएगी। भाई सेल को बाहर वाले मटेरियल से अलग रखने का काम कौन करेगी? सेल मेम्ब्रेन। साथ ही साथ भाई सेल लिविंग है तो इसे कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो अगर सेल को जो भी पर्टिकुलर नीड है, जिसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की उसकी ज़रूरत है, उन सभी मॉलिक्यूल्स को अंदर ट्रांसपोर्ट कराने का काम भी किसके थ्रू होगा भाई? क्योंकि बाउंड्री क्या है? मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो अंदर की तरफ एंट्री करते हैं या बाहर की तरफ एग्जिट करते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है एक लिविंग बाउंड्री है, ध्यान रखना, इट इज़ अ लिविंग मेम्ब्रेन एंड ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी चीज़ सेल को वांटेड है, जो भी चीज़ सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सभी पर्टिकुलर मटेरियल्स को सेल अंदर की तरफ आने देगी। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो अंदर जा सकेंगे। इट्स नॉट ए सेमी परमिएबल, इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल की अगर मैं बात करूँ तो मान लिया कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो। दोबारा से, ये मान लिया यहाँ पर पोर्स है कि भाई सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारे पोर्स तो होंगे, खाली जगह तो होगी जहाँ जिसके थ्रू क्या होगा, अंदर की तरफ मटेरियल जाएगा। तो ये पोर्स है। मान लिया कि ये सेमी परमिएबल है, तो सेमी परमिएबल में मान लिया आपके पास ए, ये बी, ये आपके पास इस तरीके का ये 3 मॉलिक्यूल है। तो सेमी परमिएबल का मतलब है कि जितनी पोर साइज होगी उस मटेरियल को तो अंदर की तरफ जाने दिया जाएगा और बाकी मटेरियल को अंदर की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इट इज़ ट्राइंगल। और ये क्या है आपके रेक्टेंगल, जबकि ये कैसा था, सर्कुलर। मतलब जितनी उसकी साइज है उस पोर की, उसके थ्रू अगर निकल रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको जाने नहीं देगा। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि जो मटेरियल वांटेड है उसको सेल कैसे भी करके, चाहे वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो या किसी भी तरीके से फोल्डिंग वगैरह करके उस मटेरियल को अंदर की तरफ लेगा। पोर की साइज से या उसकी शेप से इसको कोई भी मतलब नहीं है, बस उसे लेना है क्योंकि ये उसकी सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये थिन होती है, डेलिकेट होती है और इलास्टिक होती है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डेलिकेट और इलास्टिक है तभी तो ये इन्वेजिनेट होकर चीज़ों को ले लेती है। जैसे एंडोसाइटोसिस में हम बात करें या एक्सोसाइटोसिस में बात करें तो दोनों में ही हम देखते हैं कि एंडो में क्या होगा, चीज़ों को अंदर की तरफ लिया जाता है, एक्सो में बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। तो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, इलास्टिक। सेल वॉल रिजिड है जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, इलास्टिक है। ये सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आपके लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, जो कि लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेमी फ्लूइड है या क्वासी फ्लूइड नेचर के अंदर होती है। सभी सेल के अंदर जो प्रोटीन और जो लिपिड का जो रेशियो है वो सेल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है तो किसी पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड ज़्यादा होता है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, जैसे हम बात करते हैं आरबीसी को सबसे ज़्यादा बेस्ट सुटेबल माना जाता है सेल मेम्ब्रेन के स्टडी के लिए। इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी आरबीसी को ध्यान में रख के ही करते हैं। आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है उसी की हमने स्टडी की है। अगर बात करें हम ह्यूमन बींग्स की आरबीसी की, इरिथ्रोसाइट्स की, तो वहाँ पर 52% आपको प्रोटीन देखने को मिलता है और 40% आपको लिपिड देखने को मिला है। अगर इरिथ्रोसाइट लिखा है तो भी आपको यही आंसर देना है, और अगर किसी और पर्टिकुलर सेल के बारे में नहीं पूछा है और सिंपल आपसे पूछा गया है कि सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में प्रोटीन और लिपिड का कंटेंट कितना है, तो आपको सेम ही आंसर देना है। यही आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल के चारों तरफ की लिविंग बाउंड्री जो कि थिन होती है, इलास्टिक होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्वासी फ्लूइड या फिर सेमी फ्लूइड उसकी नेचर होती है और लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों ही चीज़ से वो मिलकर बनी रहती है। ध्यान रखना, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी पोर्शन होगा।
अगर ऑप्शन आता है कि कॉम्पोजिशन में क्या है तो आप ओनली प्रोटीन एंड लिपिड नहीं लिखोगे, यू शुड ऑल्सो राइट द ऑप्शन विच इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। इस मॉडल को पढ़ने से पहले दो मॉडल और दिए गए इसकी मेम्ब्रेन इसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, लेकिन उसमें किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई क्या थी, कमी थी, डिलिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से हम उसको आगे हमने उसको कंसिडर नहीं किया। वो दोनों मॉडल कौन कौन से थे? तो उसमें जो फर्स्ट मॉडल था वो था सैंडविच मॉडल। फर्स्ट मॉडल था सैंडविच मॉडल जो कि दिया था डेनियल एंड डेवसन ने। सैंडविच मॉडल क्या कहता है कि लिपिड की पर्टिकुलर इसने क्या बनाई थी, बाइलेयर की इसने बात की थी कि दोनों साइड तो क्या है प्रोटीन है और बीच में जो है वो क्या है लिपिड भरा हुआ है जो कि बाइलेयर की फॉर्म में होता है। जैसे सैंडविच होती है कि दोनों साइड तो क्या है भाई आपके, दोनों साइड तो क्या है प्रोटीन है, दोनों साइड तो ब्रेड है और बीच में जो आपने जो भी वेजिटेबल्स वगैरह लगाई है, जो भी पटेटो वगैरह लगाया है वो क्या है, उसका जैम वगैरह जो आपने लगाया वो क्या है, उसकी फॉस्फोलिपिड है जो कि थिक लेयर होती है। तो सैंडविच मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड आयंस को नहीं समझा पाया था कि वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगा। इसने कहा कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसने किसी तरीके की प्रोटीन वगैरह, चैनल प्रोटीन वगैरह की बात नहीं की, तो उसका मूवमेंट ये नहीं समझा पाया। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, नॉर्मल आपको ये ध्यान रखना है कि सैंडविच मॉडल डेनियल और डेवसन ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन की जो शेप है वो सैंडविच की जैसे होती है, जिसमें दोनों साइड प्रोटीन होती है और अंदर की साइड बीच में जैम की जैसे लिपिड भरा हुआ रहता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड मॉडल की, तो सेकेंड मॉडल दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। किसने सेकेंड था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि दिया था रॉबर्टसन ने। जो कि किसने दिया था? रॉबर्टसन। आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने, रॉबर्टसन ने दिया था। इनकी भी वही थी कि पर्टिकुलर वही सेम इन्होंने बात की थी, बस इन्होंने थोड़ी बहुत इसकी डायमीटर की भी बात कर दी थी कि इसका डायमीटर 50 to 75 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अब हम बात करते हैं सबसे बेस्ट सुटेबल जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसकी। ये जो मॉडल है वो सबसे पहले दिया किसने भाई? तो ये हमें फ्लूइड और मोज़ेक मॉडल है वो हमें दिया सिंगर और निकोलसन ने। किसने दिया? सिंगर और निकोलसन, दो साइंटिस्ट हुए थे, सिंगर और निकोलसन। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर मोज़ेक पैटर्न, मोज़ेक क्या होता है? कहीं कहीं, रेगुलेटिव नहीं है मोज़ेक मतलब कहीं कहीं, ऐसे नहीं कि वहाँ पर लिपिड भी है उतना ही और प्रोटीन भी है उतना ही। ये कह रहे हैं कि लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड की तो क्या है बाइलेयर, और वहाँ जो प्रोटीन है वो मोज़ेक पैटर्न में कहीं कहीं क्या तो बाहर की साइड या अंदर की साइड या बीच में कहीं ना कहीं दबा हुआ है। इन्होंने कहा कि जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा कि कोई पर्टिकुलर जो सी है और सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो तैरते हुए जो क्या है ग्लेशियर्स है, ठीक है, उनको कहा कि आइसबर्ग की जो प्रोटीन है वो तो आइसबर्ग है और जो पूरा सी है वो क्या है? लिपिड है। इसी तरीके से गुलाब जामुन है कि जो आपकी चाशनी है, जो शुगर कंटेंट है वो तो क्या है? लिपिड है और उसके अंदर जो गुलाब जामुन है वो क्या है? प्रोटीन है। तो इस तरीके से इन्होंने समझाया कि मेन जो यहाँ पर पोर्शन बना रहे हैं वो क्या है? लिपिड है, जो कि बाइलेयर की फॉर्म में होती है। आपको ये डायग्राम दिख रहे होंगे, ये जो आपके इस तरीके से लिपिड्स होते हैं, ये इसका होता है पोलर हेड और ये इसके क्या होती हैं? टेल वाला पोर्शन। अगर मैं बात करूँ सिंपल एक मॉलिक्यूल की तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होगी। ये उसका होता है पोलर हेड, ये होती है उसकी टेल जो कि फैटी एसिड्स की होती है और ऊपर की तरफ इसके ऊपर क्या होता है? फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा रहता है। इसका जो हेड वाला मॉलिक्यूल होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, जो कि वाटर के अट्रैक्ट करेगा, वाटर लविंग होगा, और जो इसकी टेल वाला पोर्शन है वो क्या होगा? इसका वाटर फोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, जो कि वाटर से दूर जाएगा। अब कॉम्पोजिशन ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका कॉम्पोजिशन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो है, तो कॉम्पोजिशन कैसा होगा? तो कॉम्पोजिशन ध्यान रखना आपके, एक ये मॉलिक्यूल है और ये मतलब टेल हमेशा एक दूसरे को फेस करेंगी, टेल्स आर फेसिंग ईच अदर। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये पर्टिकुलर सेल का क्या है भाई? आउटसाइड है और ये सेल का क्या है? इनसाइड। सेल के आउटसाइड में भी क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स है,
पानी है ज़्यादा, अंदर की साइड में क्या है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में भी क्या है, वाटर है। तो अगर मैं इसका अरेंजमेंट इस तरीके से कर दूँ, ये वाली मैं बात कर दूँ, तो मुझे क्या दिखाई देगा, जो फैट, जो लिपिड वाला पोर्शन है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, वाटर। और हमें पता है कि लिपिड वाला पोर्शन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो वो तो क्या करेगा, पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो इसकी जो शेप है वो मेंटेन ही नहीं हो पाएगी, ये से दूर भागेगा कि नहीं नहीं मुझे तेरे पास नहीं ही आना है। तो वो किस तरीके से पॉसिबल होगा। तो इसलिए जब भी हम फॉस्फोबाइलिपिड लेयर की बात करेंगे तो वहाँ पर हमेशा फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर टेल्स एक दूसरे को फेस करेंगे, टेल्स आर फेसिंग ईच अदर। ठीक है, ये इसीलिए है ताकि इसकी शेप है वो मेंटेन हो सके, और हाइड्रोफोबिक जो रीजन है वो सेल के एक्सटीरियर और इंटीरियर है उससे दूर रहे। हाइड्रोफिलिक जो रीजन है वही, जो पोलर हेड होता है वही उसके संपर्क में रहे। ये इसके यहाँ पर आपको बता भी रखा है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स की। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे ज़्यादा क्या है भाई, फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में भी पोलर हेड है, टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है, और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। बिकॉज इट फॉर्म कंटिन्यूस स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अगर कोई सेल में अगर बात करो इस तरीके से, तो वहाँ पर जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बताई, तो ये हर जगह होगी इस तरीके से। ये यहाँ भी है और बिल्कुल पास पास में, ये तो मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, ये बिल्कुल पास पास में यहाँ पर प्रेजेंट होगी। सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाई लेयर, जो कि बाई लेयर के अंदर क्या होती है, अरेंज रहती है। ये इस तरीके से अरेंज रहती है कि इसका पोलर जो हेड है वो आउटसाइड की तरफ होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर पार्ट की तरफ होता है। ये किस बात को इंश्योर करते हैं कि नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, ताकि वो एक्वस इन्वायरमेंट से बचे रहे। एक्वस इन्वायरमेंट के संपर्क में सिर्फ हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन ही जाए। फॉस्फोलिपिड क्या करता है, ये पर्टिकुलर इस मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। फ्लूइडिटी मतलब एक तरीके से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता रहता है, कि जैसे मैंने बात की ये वाला है, ये पर्टिकुलर है, तो यहाँ पर इनका मूवमेंट होता रहता है कि ये इधर चला जाए या फिर इसके बीच में ऐसा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो जाए, जो कि आपको अभी आगे समझाया जाएगा। तो इससे क्या रहता है, मेम्ब्रेन फ्लूइड रहती है। बिकॉज फॉस्फोलिपिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होती है, रिच रहती है। ये भी ध्यान रखना है कि कौन से फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, वो फैटी एसिड जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। तो यहाँ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पर ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या रहते हैं, सेमी सॉलिड टाइप के रहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे फर्दर। The quasi-fluid nature of lipid enable lateral movement of the protein within the overall bilayer। कि अगर हम बात करें lateral movement की, तो lateral movement किस तरीके से होगा कि ये जो पर्टिकुलर ऊपर क्या है आपके ग्रे कलर में जो आपको ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, पोलर हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो यहाँ पर अगर साइड में, जैसे मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करके दिखाऊँ इस तरीके से, यही होती है फॉस्फोलिपिड। सबके दो दो ये पैर लगा लो फैटी एसिड। तो अगर मैं इनको नंबर दूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो ये जो 1 2 3 या फिर 3 to 1 की तरफ जो मूवमेंट होगा, दिस इज द लेटरल मूवमेंट। ये क्या होगा, लेटरल मूवमेंट होगा। मतलब यहाँ फ्लूइड है, यहाँ फिक्स नहीं है, चीज़ें घूम रही हैं, चीज़ें इधर से इधर मूव कर रही हैं। दिस इज द फ्लूइडिटी। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द वेरियस फंक्शन, जैसे कि सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल के बीच में कनेक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को अंदर एनगल्फ करने के लिए एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर की तरफ लेना, और सेल डिवीज़न के लिए भी ये फ्लूइड नेचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्लूइड नहीं होगी, रिजिड होगी इस तरीके से, तो सेल डिवाइड ही नहीं करेगी, क्योंकि सेल क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होने को रोकेगी। और हमें पता है कि एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस के दौरान कौन कॉन्स्ट्रिक्ट होता है अंदर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ धंसने लगती है, और जो सेल फरो जो जिसे हम बोलते हैं वो मेथड यहाँ पे फॉलो होता है। तो ये तो होता है फॉस्फोलिपिड का एक तरीके से लेटरल मूवमेंट। अब मैं बात करूँ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन सा होता है कि पर्टिकुलर ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, तो यहाँ पर इन दोनों का जो आपस में मूवमेंट होगा कि ऊपर वाला नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर चला जाए, ये जो मूवमेंट होता है ये होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट।
कि दाएं बाएं होगा वो क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप, नहीं दाएं बाएं होगा वो क्या होगा, लेटरल मूवमेंट, ऊपर नीचे जो होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके, फ्लिप फ्लॉप होगा वंस पर मंथ। और ये लेटरल मूवमेंट की स्पीड देख लो 10⁻7 टाइम पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर इतनी बार होता है 10⁻7। और फ्लिप फ्लॉप की बाद में बात करूँ तो बहुत कम यहाँ पर होने के चांसेस होते हैं, ये भी ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड जो हमने अभी पढ़ी, लिपिड बाइलेयर जो हमने पढ़ी कि ये मॉलिक्यूल हैं इस तरीके से, तो इनके बीच बीच में कुछ पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन में बहुत बड़ा रोल है। ये फॉस्फोलिपिड से ज़्यादा रिजिड होता है और मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, साथ ही साथ फ्लूइडिटी के अंदर भी अपना मेजर रोल प्ले करता है। बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एब्सेंट। तो कोलेस्ट्रॉल की जगह क्या पाया जाता है, होपेनोइड्स। आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है बल्कि होपेनोइड्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें फ्लूइडिटी इज मेम्ब्रेन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि फ्लूइडिटी को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहली चीज फ्लूइडिटी जो है वो टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, अगर गर्मियां हैं तो फ्लूइडिटी तो क्या होगा, ज़्यादा फ्लूइड होगा, अगर सर्दियां हैं तो फ्लूइडिटी क्या होगी, कम होगी। सैचुरेटेड, और ये सब फिनोमिना आप आगे जाके पढ़ोगे कि किस तरीके से ये कंट्रोल होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर होंगे तो वो फ्लूइडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, आपके लिक्विड टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड आपके सॉलिड टाइप के होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो कैसे होते हैं, आपके लिक्विड टाइप के होते हैं, जैसे तेल है वगैरह, ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमेशा फ्लूइडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फ्लूइडिटी को कम करने का काम करता है। तो जब टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो यही कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, अपनी क्वांटिटी से क्या करता है, इसकी जो पर्टिकुलर क्या है फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ध्यान रखना टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसको डिक्रीज करता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ये किस तरीके से इसको समझा रहा है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है कि फॉस्फोलिपिड की क्या है, बाइलेयर है, और उसके ऊपर या अंदर की साइड में क्या रहते हैं, प्रोटीन के पर्टिकुलर क्या होते हैं, हिस्से पाए जाते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर या यहाँ इस वाले में देखो, आपको यहाँ ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। ये कह रहा है ये तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और जो प्रोटीन है क्या तो दो तरीके की प्रोटीन होती है, क्या तो एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर। पेरिफेरल प्रोटीन लिपिड बाइलेयर की बाहर की साइड होती है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या तो वो पूरी की पूरी बरीड रहती है, उसके अंदर पूरी की पूरी धसी हुई है, या फिर वो आधी धसी हुई रहती है। और यही प्रोटीन क्या करती है, जो वाटर वगैरह हैं उनको क्या करती है, आगे की तरफ मूव करवाने का काम करती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ये जो आपको ग्रीन दिख रहे हैं ये क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और बाहर की तरफ ये जो गोले गोले आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आपके पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है। प्रोटीन अभी मैंने बताया दो तरीके की होती है, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो फॉस्फोलिपिड से क्या होती है, टाइटली बाइंड होती है। भाई अंदर की साइड है तो अंदर की साइड क्या है, जैसे ये, तो ये लिपिड से क्या होती है, टाइटली कंडक्ट करती है। अगर मैं इसको सेपरेट आउट करना चाहूँ तो मैं इसे सेपरेट आउट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इनका बॉन्ड क्या है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है। बात करें हाँ, एंड दे कैन नॉट ईजिली रिमूव फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ये भी दो तरीके की होती है, एक पार्शियली बरीड या टोटली बरीड। जैसे कि मैं बात करूँ, ये क्या है, पार्शियली बरीड, इसमें ये क्या है, पार्शियली बरीड, और ये क्या है आपके टोटली बरीड। ये पूरी की पूरी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में अगर धसी हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक तो वो क्या है, टोटली, और अगर थोड़ी बहुत है तो वो क्या है, पार्शियली। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिफेरल की। ये सुपरफिशियली ऊपर की तरफ पाई जाती है, आउटर साइड में पाई जाती है, और इनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। बाहर की साइड है, इतना अच्छा कोई इनका कनेक्शन नहीं होता है। और इन प्रोटीन के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। अंडरलाइन कर लेना कि इन प्रोटीन्स के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, एंजाइम ये काम करती है। एंड मैंने आपको कहा कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, लिपिड होती है। हमने देखा लिपिड कौन सी ज़्यादा होती है,
लिपिड यहाँ पर होती है फॉस्फोडाइग्लिसराइड, ये भी आप लिख लेना, कौन सी होती है, फॉस्फोडाइग्लिसराइड। और वहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन कौन से होती है भाई, पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रेटल भी टोटली बरीड या फिर पार्शियली बरीड है, और पेरिफेरल प्रोटीन जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो करती है और बाहर की तरफ होती है, जिसे आसानी से हमारे सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब प्रोटीन और लिपिड के अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ होता है ओलिगोसैकेराइड्स के फॉर्म में, ठीक है। और कौन कौन से ओलिगोसैकेराइड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि काम क्या होगा, सेल टू सेल रिकॉग्निशन का इनका काम होगा। आपस में सेल में एक दूसरे को पहचानती कैसे है, पहचानने की तरफ जो रिसेप्टर की जैसे काम करता है, वो ये दोनों प्रोटीन यहाँ पर रिसेप्टर की जैसे काम करती है। जैसे कि स्पर्म और एग के अंदर आपने पढ़ा कि स्पर्म और एग की जो बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। एक ही स्पीसीज का स्पर्म एक ही स्पीसीज के एग को क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर एग के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके बीच में क्या होती है, रिकॉग्निशन होती है कि हाँ भाई ये मेरी स्पीसीज का है क्या, और उसी के बाद में क्या होती है, एंट्री होती है। तो आपस में सेल को पहचानने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है भाई, सेल मेम्ब्रेन के ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या होता है, बाहर की साइड प्रेजेंट होता है, और स्पेक्ट्रिन अगर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये इनर साइड के अंदर ये होता है। कि भाई एसिमेट्री कैसे है भाई, ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो सिर्फ बाहर की साइड है। और अगर कुछ बात करूं मैं कि जैसे स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, तो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ है, तो हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अब ध्यान रखना, लिपिड वाले पोर्शन से जो जुड़ी रहेगी, इस वाले में ये भी ध्यान रखना, ये देखो प्रोटीन जो कि आपके प्रोटीन वाले पोर्शन से जो जुड़ी हुई है वो तो है ग्लाइकोप्रोटीन, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से जो जुड़ी हुई रहेगी, जैसे ये वाले ग्रीन वाले, ये क्या है आपके ग्लाइकोलिपिड। तो प्रोटीन वाले से जुड़ी हुई है, जैसे इससे अगर जुड़ी हुई है तो ये क्या होगी, ग्लाइकोलिपिड, और अगर इससे जुड़ी हुई है तो ये क्या होगी, ग्लाइकोलिपिड होगी। ये ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ये ग्लाइकोलिपिड, तो इस तरीके से होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।